सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में 4-5 दिन का बिहार का करंट अफेयर्स का मेरा वीडियो नहीं आ पाया था यूट्यूब पे, तो उसी को मैं कवर कर रहा हूं। इसमें जो 4-5 दिन खास करके इसमें 15 अप्रैल, 16, 17, 18 और 19 का जो करंट अफेयर्स है, पीटी मेंस इंटरव्यू एसए के पर्पस उसको मैं कवर कर रहा हूँ। और जो न्यूज़पेपर में जो फॉलो करता हूँ, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, आज तक, और बाकी जिनको इसका पीडीएफ चाहिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार मैसेज आता है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ इसका मिलेगा आपको, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया रहता है। हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि इसका पीडीएफ नीचे दिए गए टेलीग्राम के लिंक ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी आइए आज का जो न्यूज़ है इसको कवर करता हूँ। पहला तो न्यूज़ यही था, आज से 3-4 दिन पहले आया था ये, कि 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस तैयार करने को बनी 5 सदस्यीय कमेटी। अब इसका कहाँ यूज करेंगे? तो पीटी में कि हाँ कि जो अभी जो सिलेबस जो तैयार करने में कितने मेंबर का कमेटी बना था, 5 मेंबर का कमेटी बना था। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि अगर कभी आपको हायर एजुकेशन में बिहार में क्या सुधार हो रहा है उसके रिगार्ड, क्योंकि सिलेबस तैयार करना भी कहीं ना कहीं जो अभी जो वर्तमान में जिस तरह चीज़ें बदल रही है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार होगा यहाँ इसमें कहीं ना कहीं, तो आप इसमें सुधार में ये बातें भी लिख सकते हैं। बाकी जो 5 जो कमेटी थे, इनमें जो मेंबर थे, तो मेंबर का नाम तो खैर उतना याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो बिहार में जो मेनली जो यूनिवर्सिटी है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा है, नालंदा है, फिर एक नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है, वीर कुंवर सिंह, इन सब के कुलपति इसमें शामिल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो है आपके प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल को बनाया गया है। ये आपके पीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा पीटी और मेंस के पर्पज से। नेक्स्ट जो है पीटी के लिए है कि सीएम ने पैतृक आवास बख्तियारपुर से की बिहार जातीय जनगणना 2023 के दूसरे चरण की शुरुआत, और ये 15 अप्रैल से हुआ। बस इसको पीटी के पर्पज आप याद रखिएगा, दूसरा स्टार्ट कहाँ से हुआ। बाकी जातीय जनगणना का क्या लाभ है, इसका क्या हानि है, इसका डिटेल में ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे बना चुका हूँ मेंस के पर्पज से। आप जाइए वहाँ जाके इसको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जातीय जनगणना कितना सही है कितना गलत है, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये उतना इम्पोर्टेंट तो खैर हालांकि नहीं, लेकिन हाँ जेल मैनुअल बदला, शीघ्र ही रिहा हो सकते हैं आनंद मोहन। अब देखिए इसमें क्या है कि हम पढ़ते हैं कि भाई जो राजनीति है भारत की या बिहार की, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नेगेटिव भी उसमें हो जाती है कि नेताओं का और जो थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं गठजोड़ होता है। तो उसी का एक आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जो ये आनंद मोहन जो है इनका जो है इनको सज़ा हुई थी, एक जो है ना DMC कृष्णैया हत्याकांड में इनको आजीवन कारावास इनको सजा मिला था। क्योंकि इसमें जो है ना सरकार जो बिहार सरकार जो है कुछ नियम चेंज करके इनको बाहर निकालने का प्रावधान किया है। तो आप सिंपल अगर कभी मेंस में या कभी अगर एसे में अगर कुछ बातें लिखना हो तो गठजोड़ की कैसे नेताओं, राजनीतिक नेताओं और जो आपराधिक पृष्ठभूमि या जो क्रिमिनल में इन्वॉल्व जो व्यक्ति हैं उनका कैसे चीज़ें होता है राजनीतिक जरिए, आप उसको भी इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से दिखा सकते हैं। डायरेक्टली नहीं, हालांकि इनडायरेक्टली इसमें दिखा सकते हैं, क्योंकि जो चेंज हुआ है नियम में, तो उसमें यही है कि कानून में इसमें ये कहा गया कि जो भी जो कैदी हैं जो अपराध किए हुए, अगर वो किसी सिविल सेवक या किसी सरकारी आदमी की हत्या करके गए हैं तो उनको जो है ना रिहाई नहीं हो सकता। लेकिन अब जो है ना सरकार ने नियम चेंज करके कहा है कि हाँ अगर किसी ने अगर सरकारी सेवक की हत्या की है उनको जो है ना रिहाई किया जा सकता है। तो ये ऐसा करके इसमें संशोधन किया गया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये मेंस में, हाँ ये मैं इसको ऑलरेडी पहले भी एक बार मैं कवर कर चुका हूँ। मनरेगा 48 लाख कार्ड रद्द हो गए, फर्जीवाड़े पर होगी कार्रवाई। देखिए मनरेगा बहुत बड़ा कार्यक्रम जो 2005 से पूरे देश में लागू है, तो मनरेगा पे शॉर्ट नोट आ सकता है, या मनरेगा में क्या कमियां हैं क्या चुनौती, तो आप इसको देख लीजिए कि बिहार में 47,72,349 मनरेगा कार्ड रद्द कर दिए गए। फर्जीवाड़ा पर रोक लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई। इतनी बड़ी तथा नकली और अनुपयोगी जॉब कार्ड को रद्द किए जाने की पुष्टि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री ने की है। तो आप इसको एक निगेटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसमें क्या कमियां हैं। लोग डुप्लीकेट और यहाँ तक कि जो डेथ भी कर गए उनका भी कार्ड है, तो कितना मतलब कि सब कहीं ना कहीं इसमें आपको सुधार करने के लिए आपको IT का यूज लीजिए, एप्लीकेशन नया बनाइए, अपडेट कीजिए लाभार्थी। जब तक सही इंडिया में किसी भी स्कीम का सबसे बड़ा समस्या एक जो है जो रियल लाभार्थी है उसका ही पता नहीं है। तो यही चाहे मनरेगा हो, PDF का दुकान हो, सब में यही चीज़ होता है। आप मेंस में या एसे में कमियों में दिखा सकते हैं कि स्कीम तो इंडिया में अब कोई कमी नहीं है, बस उस स्कीम का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन, उसमें जो टारगेट जिस लोगों पर किया गया उनको सही तक उनका लाभ नहीं पहुंचना। हर एक
आपका स्कीम का एक डिमेरिट है। आप इसको चाहे केस स्टडी में भी किसी में भी लिख सकते हैं, बाकी इतना आपको डेटा याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, हीट वेव क्या है, इसके क्या कारण, इसको मैं शॉर्ट को फॉर्म बना दिया। देखिए अभी पूरे देश में चाहे खासकर नॉर्थ जो इंडिया के जो शहर है उसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया, वो एक हीट वेव का काम कर। और हीट वेव होने से कहीं ना कहीं जो है ना लोगों का जान जा सकता है, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं। तो पटना या औरंगाबाद या भागलपुर या इन शहरों में अभी देखा जा रहा है कि जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया है। यहाँ देखिए दिया भी है कि 40 डिग्री के पार इतना सब, ये सब एक हीट वेव का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना मतलब कि खतरा है। तो आप इसको जब भी कभी लिखा पर्यावरण परिवर्तन का क्या प्रभाव बिहार पे पड़ रहा है, तो आप इस तरह का हीट वेव का जरूर जिक्र करें, जो चीज़ आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये मैं बार बार ऐसे में बता चुका हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, हमारे देश का, हमारे राज्य का नालंदा विश्वविद्यालय है, ये तो वसुधैव कुटुंबकम को तो प्राचीन काल से अडॉप्ट किए हुए है। भाई नालंदा विश्वविद्यालय कई सारे देशों के विद्यार्थी शिक्षक यहाँ पढ़ने आते थे। तो जब मैं यहाँ ऐसे कराया था इसका वसुधैव कुटुंबकम का, वहाँ मैं इन चीज़ का जिक्र किया था। तो आप यहाँ पे अगर कभी ऐसे लिखा है, अगर ऐसे का टॉपिक ही आ जाए वसुधैव कुटुंबकम, चूँकि G20 का इस बार थीम भी है, तो अगर जब भी कभी ऐसा ऐसे आ जाए तो आप इस लिंक को कि हाँ बिहार में जो है ना प्राचीन काल से ही जो है ना पूरे दुनिया के देश के लोग पढ़ने यहाँ आते थे, हम तो पूरी दुनिया मेरा आंगन है, इसका कॉन्सेप्ट तो प्राचीन काल से बिहार या भारत इसको अपना रहा है। और वर्तमान समय में G20 का मीटिंग हो या मेडिसिन की दवाई देना हो कोविड के समय में, या ऑपरेशन दोस्ती हो, या ऐसे कई चीज़ कहीं ना कहीं वसुधैव कुटुंबकम को क्या करता है, परिभाषित करता है। आप ऐसे करके चीज़ों को लिख सकते हैं मेंस में भी और आपका ऐसे में भी। पटना विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में शुक्रवार को G20 यूनिवर्सिटी कनेक्टिंग एजिंग यंग माइंड श्रृंखला का व्याख्यान हो। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है, हालांकि इसके पहले भी ये हुआ था, ये लगातार चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ का भी जो कुलपति है प्रोफेसर सुनैना सिंह, ये भी आप याद रखिएगा, पीटी के लिए आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन बने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक। आप इस पीटी के याद रखिएगा, JNIT पटना के जो है निदेशक कौन बने अभी, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन, और इसमें कुछ आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इस वर्ष से राज्य भर के कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक, ये बता ही दिया मैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, राज्य के 54.7% स्कूलों में चार दीवारी नहीं है। अब मतलब कि कितना, मतलब कि अगर शिक्षा को लेकर अगर जब बिहार सरकार इतना कुछ कर रही है, अगर वहाँ बिल्डिंग ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो कैसे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। आप इसको एज मेंस में अगर कभी लिखा है, ऐसे में कोई लिखा, तो यहाँ पर चिपका सकते हैं कि मध्य विद्यालय दुल्हनिया बाजार में 4 दीवारी नहीं है। जब कोई चाहे घुसकर स्कूल जाता है, इससे बच्चे खुद को मतलब अनसेफ फील करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य भर में लगभग 54% स्कूलों की स्थिति है। और ये आप फिर डेटा याद रखिएगा। बाकी यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक पटना का बात है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, बड़े बड़े शहर का ऐसा स्थिति है। और यहाँ क्या इस बच्चे को नुकसान होगा, बच्चे जब चाहे स्कूल छोड़कर अपने घर चले जाते हैं, कक्षाओं में रखे सामान चोरी हो जाते हैं, प्रचार कक्ष में सामान चोरी हो जाता है, चापाकल नल सब टूट फाट जाता है। मतलब कहीं देखिए कितना सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान होता है। आपको सिर्फ लिंकेज करना आना चाहिए आंसर लिखने के लिए। हाँ, कब करेंगे, जब आपके पास कुछ कंटेंट होगा, कुछ नॉलेज होगा, तो यहाँ से नॉलेज ज्ञान कीजिए, आप अपने आंसर को बेहतर कीजिए, तो चीज़ें अच्छा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब। हाँ, मेगा फूड पार्क क्या है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है। देखिए मेगा फूड पार्क में एक ऐसा पार्क जहाँ पे जो फूड को लेकर प्रोसेसिंग होता है, एक मैन है, और यहाँ आसपास के जितने भी जो कृषि में उत्पादन होता है उसको यहाँ ला के जो प्रोसेसिंग करके उसको और जगह कहाँ क्या भेजा जाता है। तो मेगा फूड पार्क में 113 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को क्या मिली है, मंजूरी मिली है। तो ये मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में स्थापित किए गए 113 करोड़ के अधिक निवेश है। अभी मैं बता भी चुका हूँ, आज से कुछ दिन पहले का उद्घाटन हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, दामोदरपुर मुजफ्फरपुर में ये हुआ है। बाकी जो है ना बिहार सरकार पिछले कुछ समय में जो उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी प्रयास किया, मेगा फूड पार्क हो या निवेश बढ़ाना हो, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और यहाँ पे एक चीज़ है, पटना के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला एकीकृत विकरण केंद्र विकसित किया जा रहा है, जहाँ बिहार के फल एवं सब्जियों के निर्यात योग्य उत्पाद रखे जाएंगे। देखिए क्या होता है, जो सब कच्चा माल है, कच्चा माल अधिक दिन तक नहीं रखा है, जब तक आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो लंबे दिनों तक वो पदार्थ नहीं रह पाएगा। इसलिए इसको ऐसी चीज़ों का यहाँ पे किया जा रहा है। और मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बिहार में कई सारे औद्योगिक क्षेत्र लग रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ होती है। तो आपको मेंस में भी, पीटी में भी, इन सब या एसए में इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। या कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि बिहार सरकार जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, या आप क्या करना चाहेंगे, तो ऐसा करके जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह के लिखना पड़ेगा। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है बिहार के, क्योंकि आबादी लगभग
10-12 करोड़ है, और कहीं ना कहीं कृषि प्रधान राज्य है, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा वहाँ पे स्कोप है। बाकी कम भूजल स्तर वाले इलाकों में होगा विशेष काम, होगी कोडिंग। अगर मान लीजिए कि मैं इसका ऑलरेडी मैं एक मेंस में क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी सीरीज में कि बिहार जो है ना, जो अपने वाटर का ना सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वर्षा का पानी बह जाता है या हम लोग नदी को गंदा कर देते हैं, या ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, तो मतलब पानी काफ़ी गंदा है। तो अब जो ग्राउंड वाटर जो मेरा लेवल कम है उसमें अब कोडिंग करने का काम किया जा रहा है। हाँ भाई, किस जिले में कितना है, अगर ऐसे अगर हम करेंगे, कोडिंग करके अगर काम करेंगे तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे वर्षा पानी से या और भी कई जरिए से। तो वही है, आप अगर कभी आएगा कि भाई बिहार सरकार भी जल प्रबंधन के लिए क्या क्या काम करता है, आप एक लिख सकते हैं, राज्य में कम ग्राउंड वाटर वाले क्षेत्र की कोडिंग होगी, ताकि किसी क्षेत्र में कितना ग्राउंड वाटर का स्तर है इसकी पहचान हो सके। बस आप ये बात पीटी के लिए याद रखिएगा, बाकी अधिक आपको जानने की इसमें कोई जरूरत नहीं। बाकी बिहार में आपको पता है कि राज्य में सितंबर 2016 में हर घर नल की योजना की शुरुआत की गई थी, जिनमें आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन प्रभावित इलाकों में शुद्ध जल का नल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक प्रयास आप ये भी लिखेगा, क्योंकि बिहार के कई सारे जिलों में ये जल में पाया जाता है आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरा होता है। बाकी देखिए, न्यूज़ तो जो पेपर में भी सब न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सब लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो आपके एग्जाम के लायक है मैं वही कवर कर रहा हूँ। बाकी इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे डिटेल को पढ़ सकते हैं। बाकी बिहार में स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, यहाँ देखिए सिंपल आप याद रखिए, बिहार के हर जिलों में होगा खेलो इंडिया का केंद्र, 9 प्रमंडल में एक्सीलेंस सेंटर की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। बस अगर कभी मेंस में पूछ देगा कि बिहार सरकार खेलों के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, या अगर आपका स्पोर्ट का कोई अगर हॉबी है, इंटरव्यू देने गए हैं, स्पोर्ट अगर आपका स्पोर्ट हॉबी होगा तो वहाँ पूछेगा बिहार सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, या बिहार खेल में इतना पिछड़ा क्यों है, तो आपको ये सब जवाब सोचना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि हाँ, कि बिहार सरकार प्रयास ये कर रही है कि खेलो इंडिया के तहत हर एक जो है ना प्रमंडल में एक्सीलेंस सेंटर बना रही है, और हर जिलों में खेलो इंडिया के अंदर बना रही है। कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग खेल होगा, और एक स्पोर्ट जो कल्चर का बिहार में डेवलपमेंट होगा, और स्पोर्ट कल्चर को बढ़ाना बिहार में काफ़ी जरूरी है। तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हैं। बाकी मैं स्पोर्ट पर काफ़ी अलग से इसका लेक्चर जो इसी वीडियो में सीरीज में ले चुका, जाके इसका लिंक दिया प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार डेली एनालिसिस, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार में प्रदूषण से बढ़ रहा है तापमान, इसका भी मैं मेंस का क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसमें देखिए सिंपल यहाँ क्या लिखा हुआ है कि महीन धूलकण से सुबह में चढ़ रहा है पारा, एसी कूलर के मामले में निचले पायदान पर है बिहार। अब इसका मैं बताता हूँ इसमें क्या मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, खास करके पीटी तो कहीं हाँ, लेकिन मेंस में पूछेगा। महीन धूलकण से जो है ना, जो हमारे राज्य का तापमान बढ़ रहा है, आपको बताया था कि पीएम पार्ट जो है ना, जो डस्ट पार्टिकल का जो डायमीटर अगर 2.5 के अकॉर्डिंग जो है ना, वो जो धूलकण है कि उसमें यहाँ कहा गया है कि महीन धूलकण के कारण बिहार के शहरों का तापमान बढ़ रहा है। विशेषकर प्रदूषक तत्व जो PM 2.5 में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। प्रदूषण से वायुमंडल में एक आवरण बन रहा है, जो कि शहरों में दिन के बने तापमान तक रात में भी बचाए रख सकता है। मतलब कि धूलकण यहाँ आ गया, अब ये जो है ना, ये पूरा गर्म हो जाता है, रात में भी और दिन में भी गर्म होता है। कहीं ना कहीं इससे दिन रात बिहार का जो तापमान और जो है ना, मतलब बढ़ ही रहा है। और ये जो सर्वे का रिपोर्ट कह रहा है, कभी 5 शहरों के 20 वर्षों के तापमान के आंकड़ों पर ये बात सामने आई है। पटना, गया, रांची, सिलीगुड़ी, जमशेदपुर प्रदूषण के कारण गर्म टापू में हो रहे, मतलब कि शहर जो है गर्म टापू बन गए, जहाँ से हीट वेव भी निकल रहा है। और PM 2.5 का इन शहरों में इसका मतलब प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इन शहरों में दिन के साथ रात भी गर्म हो रहा है। प्रदूषण वायुमंडल में बने आवरण जिनमें कारण ये वातावरण में तापमान को उच्च कर देता है। तो आप इसको ना ध्यान रखें। और बिहार में एक चीज़ क्या है कि चूँकि मैक्सिमम जो प्रति व्यक्ति आय बिहार की कम ही है, तो यहाँ पे एसी या फ्रिज का जो इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4% घरों में ही बिहार में लगा है एसी, 2.1% झारखंड में, तो उत्तर प्रदेश में 2.4% घरों में एसी लगाया गया। चंडीगढ़ में सबसे अधिक कितना 54% एसी। अब जिनका इनकम अधिक हुआ तो ऑब्वियसली बात वो लगाएंगे। वहीं जहाँ तक कूलर की बात है, देश में कूलर का औसत उपलब्ध 14%, वहीं बिहार में मात्र 1.9% घरों में क्या है, आपका घरों में जो है ना कूलर है। अगर कभी आपको लिखना है कि सामाजिक आर्थिक विषमता बिहार में है या पूरे अन्य राज्यों को, इस आधार पर भी लिख सकते लोग एसी कूलर के मामले में बिहार काफ़ी पीछे है, चाहे शहर का बात हो या गांव का बात हो। यहाँ पे ये सर्वे किसका है, ये NSSO 78 दौर का सर्वे का है। उसी में ये बात यहाँ क्या कहा गया, देश में जो एसी का कितना है, बिहार में कितना। आप इसको वीडियो पॉज पर एक बार पढ़ लीजिएगा, तो अगर कभी मेंस में अगर आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो पीटी के लिए मैं बता रहा हूँ इसमें कि बिहार के 30 विरासत स्थल अब आपदा आने पर भी रहेंगे सुरक्षित, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में कभी वज्रपात,
बाढ़ आता है, जिससे हमारे कई सारे पुरातात्विक स्थल जो मतलब जो ऐतिहासिक स्थल हैं उसमें पानी घुस जाता है, जिससे कि पर्यटन को तो नुकसान होता ही होता है, बाकी हमारी जो ना संस्कृति भी कहीं ना कहीं नाश होती है। इसी को बचाने के पर्पज़ से अब जब भी कभी आपदा आएगा तो अब हम लोग का जो ना ऐतिहासिक स्थल कोई खराब नहीं होगा। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य के 30 ऐतिहासिक धरोहर और विरासत स्थल आपदा से सुरक्षित रहेंगे। NIT के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले चरण में 10 विरासत स्थल को जो सेफ रखने पर काम किया जाए, अगले 3 साल में सभी को रखने का काम कर लिया जाएगा। ऐतिहासिक धरोहरों को बाढ़, वज्रपात के अलावा आग से बचाने के सभी उपाय किए जाएंगे। भूकंप का भी प्रबंधन करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए ये आपको इसमें कहाँ यूज होगा। तो पहली बात ये देखिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ PT में बहुत ही क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छे से पूछ भी चुका ऑलरेडी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रामशिला पहाड़ी कहाँ है, गया में है। प्रेतशिला पहाड़ी कहाँ है, गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, गया में है। ब्रह्मयोगी पहाड़ी कहाँ है, गया में। ये मैचिंग बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आप इसको ना एक बार देख लीजिए। चिरान सारण में है। सूर्य मंदिर कहाँ है, सहरसा में भी है। जलालगढ़ किला कहाँ है, पटना में है। छोटी पटनदेवी पटना सिटी में है। उसके बाद आप यहाँ देखिए जो है ना एक गहरी कहाँ, कैमूर में है। तो ये सब ना आप इसको एक बार, जामा मस्जिद, ईस्टर्न मस्जिद कहाँ है, हाजीपुर में है। तराटी मस्तीपुर का है, बोधगया में। तो आप इसको एक बार PT के पर्पज़ से याद रख लीजिएगा। बाकी एक कभी मेंस में आ गया कि बिहार सरकार पर्यटन को लिए क्या प्रयास कर रहे थे, ये भी एक प्रयास ही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी विश्व धरोहर बनने की क्षमता रखते हैं 5 विरासत, चूँकि बिहार के भी 2 ही ऐसे विरासत है जिसको कि यूनेस्को में शामिल किया गया है। एक तो आपका बोध गया है, दूसरा नालंदा है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। हालांकि और भी ऐसे कई सारे हैं जो इसको में शामिल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला तो आपका है वैशाली, चूँकि दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र यहीं से निकला है, तो वैशाली को किया जा सकता है। उसके बाद जो है इसमें पश्चिम चंपारण का लौरिया नंदगढ़ का भी नाम आता है, इसको भी करना चाहिए। और भी एक राजगीर को भी यहाँ करने का बात उठता है। तो यहाँ पे और एक यहाँ जो जहानाबाद में जो नागार्जुन पहाड़ी है उसको भी जो है ना इसमें करने की बात होती है, जो कि अशोक के पोते दशरथ ने बनाया था। तो ये जो है ना आप 5 जो है ना यूनेस्को में शामिल करने का प्रयास सरकार कर, लेकिन अभी तक इसको शामिल किया नहीं गया है। इसको सिर्फ PT में क्वेश्चन आपको कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। G20 पटना में श्रमिक सम्मेलन 22 और 23 जून को होगा। इसको डेट ही याद रख लीजिएगा, क्योंकि G20 के जितने भी मीटिंग बिहार में होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 के देशों के तक में 120 डेलीगेट यहाँ आएंगे। डेट याद रखिएगा 22 और 23 जून, PT के पर्पज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी दाखिल खारिज जो ज़मीन का होता है उस कार्य में बांका जिला है, अमरपुर वहाँ का प्रखंड ब्लॉक पूरे राज्य में अव्वल रहा है। इसको अगर कभी PT में अगर पूछेगा, ये मार्च में किया गया रैंकिंग, अगर महीने के अगर बेसिस पे पूछेगा ना, इसको अगर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं उपलब्धि। मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार मिला है। ये राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के पूर्व जो है ना सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसमें यहाँ द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति जो उन्होंने दिया है, और मोतीपुर पंचायत के मुखिया का नाम है प्रेमा देवी। इसको याद रखिएगा बस, ये PT में धूमधाम से पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये चूँकि अभी जो है ना अनमोल धरोहरों के गौरवशाली इतिहास, क्योंकि बिहार में काफ़ी चीज़ें ज़्यादा है। इसमें देखिए मैं बता देता हूँ, 2002 में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था, ये भी पश्चिम PT पूछ चुका है। फिर नालंदा खंडहर को 2016 में शामिल किया गया है। और भी कई सारे ऐसे विरासत स्थान जिसको शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा मैं डिटेल में कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए 2002 में महाबोधि का हो गया, इसमें यूनेस्को ने इसे घोषित किया, बिहार का पहला था ये। भव्य महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन से 4 पवित्र स्थलों में एक है, और उन स्थानों को चित्रित करता है जहां गौतम बुद्ध ईसा पूर्व 6 में विज्ञान को प्राप्त किए थे। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। बलवा पत्थर का मंदिर है, 52 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। बाकी सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अगला यहाँ पे है, हाँ, नालंदा के खंड 2016 में किया गया था, ये दूसरा है, ये बस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और रखिए कि 7वीं सदी में यहाँ चीन के यात्री कौन आए थे, ह्वेनसांग आए थे। बाकी यहाँ 10 या अधिक साथ पढ़ते थे, वही वफदम कुटुंबकम को यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। बाकी PT और मेंस सब में आप इसको लिख सकते हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया में, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से आज तक जो उसमें विश्व का सबसे ऊंचा है केसरिया। इसकी ऊंचाई आज लगभग 104 फीट है। इसको देख लीजिए। जो विश्व प्रसिद्ध जो है ना इंडोनेशिया स्तूप की तुलना में 1 फीट अधिक है, तो इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट जो है
आपका हाँ बराबर का गुफा जो आपको जहानाबाद में ही पीटी में आप ध्यान रखिए, इसको भी ना कहीं ना यूनेस्को में ना शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका नहीं हुआ है। जब भी आएगा तो मैं इसको कवर न्यूज़ कर दूंगा जैसा कभी इनिशिएटिव सरकार का लिया जाएगा। बाकी इसमें वही जो है ना, जो जहानाबाद में जो बराबर नागार्जुन पहाड़ी की गुफाओं में जो सतगरवा नाम से लोकप्रिय है। सतगरवा का अर्थ है 7 गुफाएं। विश्व में मानवकृत सबसे प्राचीनतम गुफा बराबर को ही माना जाता है। इन गुफाओं का संबंध लोमस, गौतम, दुर्वासा, ऋषि, श्रृंगी ऐसे ऋषियों से लिया था। बराबर की 2 गुफाओं के निर्माण में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सम्राट अशोक और जैन सम्राट संप्रति की भूमिका थी। अब ये क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है किसने बनाया। इस गुफा का उपयोग निग्रंथ आजीवक साधनों द्वारा किया गया। तीसरी गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 251 में किया गया। चट्टान काट कर बनाई गई 7 गुफाएं, जिनमें से 4 बराबर पहाड़ पर और 3 नागार्जुन पहाड़ पर अवस्थित है। इन गुफाओं की कलात्मक मेहराबदार छतों और गुफा कलाओं में निहित है। पॉलिश अत्यंत ही चिकनी चमकदार है, ये इसकी विशेषता है। और कुछ ही गुफाओं में सम्राट अशोक उसके पोतने अभिलेख भी मिले हैं। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें इसका पीडीएफ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके अगर पीटी के लिए और मेंस के लिए भी, और ऐसे में आप इसको आराम से जिक्र कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, प्रभात खबर में आया था। बाकी बिहार में मोनिका दास बनी चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन। ये पहले भी बनी थी, इसका खैर नाम याद रखिए, मोनिका दास। जातीय गणना रोक पर अंतरिम आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दायर किया था कि जो बिहार में जातीय जनगणना हो रही उस पर रोक लगाया जाता। हाईकोर्ट ने मना कर दिया। अगर कभी आप ये लिखें कि जातीय जनगणना कितना सही कितना गलत, अगर ऐसे या मेंस में लिखें, आप सुप्रीम कोर्ट का न छोड़ हाईकोर्ट का ये एक लिख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया, मतलब कि जातीय जनगणना हो ऐसा कोर्ट ने भी आदेश दिया, मतलब कोई रोक लगाया नहीं है। आप ये इसमें आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना, हाँ ये इतना मेन इंपॉर्टेंट खबर था। बाकी जहाँ तक मेंस का आज मैं कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके वजह कारण यह है कि ऑलरेडी मैं एक कंप्लीट करंट अफेयर डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट 2-3 वीडियो में 68 मेंस को लेकर, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी जिनका 68 मेंस है तो उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस आपके यूट्यूब चैनल पे ना काफ़ी सारा वीडियो मेंस के रिगार्डिंग पड़ा हुआ, आप उसको देखें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगभग 50 से अधिक मॉडल आंसर है। अभी तो 3 जो है ना 68 का जो मैं टेस्ट में लिया हूँ उसका भी मॉडल आंसर कंप्लीट में डिस्कस कर दिया। बाकी हिंदी और इंग्लिश में उसका नोट्स आपको अवेलेबल है। ऐसे का लगभग 15 वीडियो आज को उसको आप देखें तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।